जरा 10 सेकंड के लिए एक जगह को इमेजिन करके देखिए कि जहां पर पुलिस वाले लैम्बोर्गिनी ड्राइव कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की ड्रीम कार है, जहां पर दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग है जो कि बादलों से भी ऊपर जा रही है, और जहां पर डॉलर्स में मिलियनर और बिलियनर एक साथ रहते हैं। What was the most amount of money that you've made this single year? A lot. Give me a range. Off the top of my head, I would say almost $5 billion. $5 billion. लेकिन आज से ठीक 60 से 70 साल पहले इसी जगह पर, जहाँ पर आज वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है, इसी जगह पर पीने के लिए पानी भी नहीं होता था, क्योंकि ये बस एक सहरा था, रेगिस्तान था, यहाँ पर कोई भी अच्छा फार्मिंग सिस्टम भी नहीं था। और आज 60 से 70 साल बाद इतना बड़ा चेंज जो कि पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि दुबई एक रिचेस्ट और लग्जरी सिटी में आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में यही देखते हैं कि दुबई सिटी के लोग किस तरह ऊंट से लेकर आज लैम्बोर्गिनी तक पहुंचे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप भी दुबई सिटी को लाइक करते हैं और क्या आप उधर जाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि कितने लोग दुबई सिटी जाना चाहते हैं। तो ये यूएई की बिलियनर कंट्री बनने की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी यूएई में दुबई सिटी, जो कि आज एक बहुत ही लग्जरी सिटी है, ये 60-70 साल पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। ये जगह पर बस एक सहरा था और ये एक छोटा सा मिडिल ईस्ट का टाउन था, और आज आप देख लें इसी दुबई में लोग मिट्टी और पत्तों के घरों में रहते थे। यानी कि आप देख ले कि बहुत ही मुश्किल से दुबई सर्वाइव कर रहा था। कोई मॉल्स नहीं थे, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी, और कोई भी ग्लोबल बिजनेस नहीं था। और जो ट्रेड्स दुबई में चल रही थी वो बहुत ज़्यादा बेसिक थी, यानी कि फिशिंग वगैरह की ट्रेड करते थे, पर्ल डाइविंग की, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा वो छोटे छोटे मोती होते थे, वो पानी के अंदर से वो निकालते थे और उसको वो आगे सेल करते थे। यही बस दुबई का बिजनेस था। यानी कि आप समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा छोटे स्केल पर यूएई में ट्रेड्स वगैरह हो रही थी। और पर्ल डाइविंग तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता था, यानी कि जो भी जाता था उसको लेने के लिए तो वो उसको अपनी जान से खेलना पड़ता था। लेकिन जितना भी मुश्किल काम था या जितना भी खतरे वाला था, लेकिन दुबई के लोग इसको कर रहे थे और उससे ट्रेड्स भी कर रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल था भाई, जब 1930 के अंदर जापान ने आर्टिफिशियल ये पर्ल बनाने शुरू किए, तो इससे दुबई का ये वाला बिजनेस भी फ्लॉप हो गया। जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो भी दुबई वालों के लिए खत्म हो गया, और फिर दुबई के लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। और फिर जब 1966 आया तो ये एक यूएई के लिए गोल्डन टाइम था, क्योंकि इसी के अंदर यानी कि 1966 के अंदर यूएई के अंदर ऑयल यानी कि पेट्रोल वगैरह डिस्कवर किया गया। तो इसके बाद फिर यूएई कंट्री के अंदर थोड़ा सा पैसा आने लगा, और इससे फिर लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होने लगा। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि यूएई के पास इतना ज्यादा भी पेट्रोल नहीं है जितना दूसरी कंट्रीज के पास, जैसे कि सऊदी अरेबिया, कतर और कुवैत। बल्कि जब यूएई के अंदर एक पीक टाइम था उस वक्त भी उधर ऑयल लिमिटेड ही था, और लिमिटेड ऑयल होने के बावजूद भी आज यूएई एक सक्सेसफुल कंट्री है। तो आज जो यूएई एक सक्सेसफुल कंट्री है और दुबई एक लग्जरी सिटी में से एक है, तो ये कोई एक्सीडेंट ग्रोथ नहीं है, बल्कि इसके पीछे स्मार्ट लीडरशिप है। तो ये स्मार्ट लीडरशिप शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम की थी, और ये यूएई के प्राइम मिनिस्टर थे। जब ऑयल को डिस्कवर किया गया तो इनको पता था कि ऑयल एक टेम्परेरी चीज है, लेकिन डेवलपमेंट यानी कि अगर इस ऑयल से कोई चीज वगैरह बना ली जाएगी तो वो ज्यादा देर तक रहने वाली है। बजाय इसके कि ये ऑयल मनी को सेव करते, इन्होंने इसी को इन्वेस्ट किया और बहुत ज्यादा रोड्स, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना लिए। और पोर्ट्स में जबल अली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, और जब इसको बनाया जा रहा था तो बहुत ज्यादा लोग इसको रिस्की समझते थे। और फिर इसी पोर्ट की वजह से दुबई ग्लोबल ट्रेड के साथ कनेक्ट हो सका, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुबई एक बिजनेस हब बन गया। और इतना बड़ा बिजनेस हब बनने के पीछे की वजह बहुत ज्यादा मजेदार है, क्योंकि दुबई के अंदर कोई भी टैक्स नहीं है, और अगर है तो वो भी बिल्कुल जीरो के बराबर है, और 100% ओनरशिप जो है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी है। और इसी वजह से यूएई के अंदर कंपनीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी, और फिर लोग इधर यूएई के अंदर ही अपने बड़े बड़े बिजनेसेस और प्रोजेक्ट लाने लगे, और फिर इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता दुबई एक बिजनेस हब बन गया। और इसके साथ साथ यूएई को और भी बेनिफिट था कि वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका का एक गेटवे बन गया था, और इस वजह से यूएई के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होने लगी थी। वर्ल्ड क्लास बिजनेस अब बनने के बाद भी यूएई नहीं रुका, बल्कि उसने बहुत ही ज़्यादा और लग्जरी टूरिस्ट मास्टर प्लान किया, और उसको फिर करके भी दिखाया। तो दुबई में पहले से ही लोग आना शुरू हो गए थे, तो उधर उन्होंने और ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स और मॉल्स वगैरह बनाए, जैसा कि बुर्ज खलीफा जो कि वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, और बुर्जुल अरब जो कि एक लग्जरी होटल है, और दुबई मॉल जैसे बड़े बड़े मॉल्स वगैरह बनाए, जिससे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो रही थी। और इसी लग्जरी बिल्डिंग और इन्वायरमेंट की वजह से लोगों को दुबई के अंदर वो एक्सपीरियंस मिलने लगा जो कि वर्ल्ड में कहीं भी नहीं था, और अभी मिलियंस ऑफ टूरिस्ट पर ईयर दुबई में विजिट करते हैं, और ये एक यूएई के लिए मैसिव इनकम स्ट्रीम बन चुका है। और इसी मैसिव इनकम की वजह से यूएई और डेवलपमेंट कर रहा है।
और आज यूएई एक रिच कंट्री बन चुका है और जो ऑयल की डिस्कवरी है वो आज यूएई की इकोनॉमी में बिल्कुल 1% के बराबर है। और अभी यूएई जो इतनी ज्यादा रिच कंट्री है टूरिज्म, रियल एस्टेट, एविएशन, ट्रेड और फाइनेंस वगैरह के पैसे से हुई है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि यूएई जो कि आज एक रिच कंट्री है ये ऑयल की वजह से नहीं बल्कि ये स्मार्ट लीडरशिप, लॉन्ग टर्म विजन और बोल्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से हुई है। और इसके अंदर जो कि एक बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज हैं उसका भी बहुत ही बड़ा हाथ है। और आज आप देख लें कि इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ही आज यूएई डेजर्ट से एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया है। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब।